नमस्कार दोस्तों, मैं ओपी सिंह एक बार फिर से आपका इस एपिसोड में स्वागत करता हूं। सोसाइटी को लेकर हम बात कर रहे हैं। कई समस्याओं पे हमने बात भी की और जाना कि उसका समाधान कैसे हो सकता है। आज का चर्चा का विषय है कि आपका मेंटेनेंस जो सोसाइटी लेती है आपसे, वो क्यों लेती है, क्या नियम है। सर नमस्कार। नमस्कार, आपका स्वागत है। फिर से दर्शकों को बताइए सर, मेंटेनेंस क्यों हो, कैसे होता है। जी देखिए, एक चीज समझना बहुत जरूरी है यहाँ पे, जो लोग नहीं बताते या जानते नहीं। सोसाइटी आपसे मेंटेनेंस नहीं लेती है और ना ही लेना चाहिए, बिल्कुल, क्योंकि इस शब्द का अर्थ ही पूरा अनर्थ है। ओके। सोसाइटी जो लेती है वो योर शेयर ऑफ द कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स आउटगोइंग ऑफ द सोसाइटी, ऐसा उसका डेफिनेशन है। मतलब जो सोसाइटी का जावक है, जो खर्चा है, उस खर्चे में जितने भी सभासद है उनसे डिवाइड करने के बाद आपका जो सहयोग राशि है, आपकी जो राशि है, आपके जो हक में आती है, वो आपका कंट्रीब्यूशन लेती है। मतलब आपको एक भी दिन, एक भी पल का विलंब ना करते हुए अपना कंट्रीब्यूशन देना है, क्योंकि सोसाइटी इनकम जनरेट नहीं कर रही है। 100 रुपए का खर्चा हो रहा है तो वो 100 रुपया डिवाइड कर रही है अपने मेंबर्स में। बिल्कुल। और मेंबर्स बहुत बार चिढ़ के बोलते हैं नहीं भरेगा मेंटेनेंस, देखेगा क्या कर लेगा। इस तरह की भाषा उपयोग में नहीं लानी चाहिए, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द आउटगोइंग है। बहुत बार सोसाइटियां फंसती हैं कि कानून कहता है कि पूरे साल में 5,000 से ऊपर आप दंड नहीं लगा सकते हो, और सोसाइटी एक ही बार में 10,000 का दंड लगाती है, तो यहाँ वो फंसती है। फिर वो रिकवरी में 154B29 जो है सेक्शन अभी हाउसिंग के लिए, और 101 है बाकी कोऑपरेटिव सेक्टर्स के लिए, तो वो उसमें जा नहीं पाती। हम यहाँ हाउसिंग स्पेसिफिक बात कर रहे हैं। दूसरी चीज ये होती है कि मेंटेनेंस के अलग अलग कंपोनेंट्स हैं, जो बायलॉज नंबर 65, 66, 67 में आपको समझाए हैं, जिसमें दो जो कंपोनेंट्स हैं, जो रिपेयर एंड मेंटेनेंस फंड और सिंकिंग फंड, यही अलग अलग एरिया के हिसाब से बदलता है। सिंकिंग फंड इज 0.25%, रिपेयर एंड मेंटेनेंस 0.75% ऑफ क्या, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पर एनम। यानी अगर हम रेडी रिकॉर्नर के हिसाब से इस इलाके का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 2400 रुपया पकड़ते हैं, मल्टीप्लाइड बाय एरिया आपके फ्लैट का जितना है, फिर डिवाइडेड बाय 12 क्या, 12 महीना पर एनम है ना, तो 0.25% का और 0.75% का, यानी 1% का, तो वो समझ लो 24 लाख का फ्लैट है, तो आपको वो 240 रुपया ही है। तो उस तरह से वो 240 में भी 4 भाग जब करोगे तो 1 भाग आपका सिंकिंग फंड आएगा, 3 भाग आपका ही आएगा। लोग समझ नहीं पाते। सबसे मेजर जो कंपोनेंट होता है मेंटेनेंस का, वो होता है आपका सर्विस चार्जेस, आपके लाइट बिल, वाटर, बाकी के बिल, वाटर चार्जेस का कभी कभी कोई सोसाइटी अलग से देती, कोई सोसाइटी सर्विस में काउंट करती है। वॉचमैन सैलरी, कंसल्टेंट सैलरी, लीगल चार्जेस, जितने भी आउटगोइंग्स हैं, डीजी सेट का होगा, बाकी कुछ चीज का होगा, एक्स्ट्रा टैंक उसका होगा, वो सारी चीजें सर्विस में आती हैं। जिसमें यदि किसी का फ्लैट 1000 स्क्वायर फीट का हो और उसको 3000 लग रहा है, और किसी की दुकान हो या किसी का मकान 300 स्क्वायर फीट का हो, तो उसको भी 3000 ही लगेगा। क्यों? अब ऐसा क्योंकि ये कानून है। ठीक है, सर्विस तो वो भी उतनी ही ले रहा है, वॉचमैन उसको भी वैसे ही नमस्ते करता है जैसे बड़े वाले को करता है, खाली उसका मेंटेनेंस और सिंकिंग फंड ही चेंज होगा। यानी कि यदि कोई सोसाइटी कानूनी तरीके से चले तो 2000 स्क्वायर फीट का जिसका फ्लैट है, उसका मेंटेनेंस यदि 10,000 है, तो जिसका 500 स्क्वायर फीट है उसका मेंटेनेंस 7-8 हजार ही होगा। लेकिन यहाँ गड़बड़ ये होती है कि बिल्डर के जमाने से जब ये सोसाइटियां चली आ रही हैं, तो बिल्डर कैसे क्या ऐसे कैलकुलेट नहीं करता। बिल्डर क्या करता है, एरिया मल्टीप्लाइड बाय 4 रुपया, 5 रुपया, 10 रुपया, 20 रुपया, अच्छा इस तरीके से तो वो करता है, क्योंकि उसके ऊपर ये एमसीएस एक्ट लागू नहीं होता है। तो वही आदत बनी रहती है, और छोटे फ्लैट वालों के जब मेंटेनेंस बढ़ते हैं तो फिर उनको दर्द, आपत्ति होती है, दर्द होता है, और वो कहते हैं नहीं ऐसे नहीं है, बिल्डर ही अच्छा था आपसे। तो जबकि काफी अभ्यास करने के बाद इस मॉड्यूल को रखा गया 65, 66, 67 से, कि आपका फॉर्मूला ये होगा मेंटेनेंस कैलकुलेट करने का। तो ये सर, ये इसमें कहीं कहीं ऐसा होता है कि आपका वो जो पैसा लिया जा रहा है, वो इस्तेमाल किस तरीके से हो रहा है, कहाँ हो रहा है, आपको पता ही नहीं चलता। अपनी बात में कहते हैं। इसमें आपको एक मजेदार बात बताता हूँ, बाकी सारी बातें तो सब लोग जानते हैं, जो आपके दर्शक हैं, जो हमारे दर्शक अभी सुन रहे हैं मुझे, उनको ये पता है कि साल में एक बार आपको बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, इनकम एक्सपेंडिचर देती है सोसाइटी, वहां पे आप सब कुछ करते हो।
इससे बड़ा आपका एक अधिकार है, जैसे सिंकिंग फंड हाँ। क्यों लिया जाता है? सिंकिंग फंड खर्चा करने के लिए नहीं लिया जाता, Okay. सिंकिंग फंड जमा करने के लिए Deposit. होता है, और उसका क्वार्टरली डिपॉजिट सर्टिफिकेट देना अनिवार्य है। Okay. किसको? मेंबर्स को। हाँ। कोई सोसाइटी नहीं देती साहब, वेरी सॉरी टू से 10% सोसाइटी भी ये नहीं देती है जबकि देना सिंकिंग चाहिए। फंड सर्टिफिकेट, जबकि आपको हर क्वार्टर में वो मेंबर्स को देना है कि आपके मेंटेनेंस में से ये हमने सिंकिंग फंड जमा किया है, वो नहीं करते। इसका दुर्भाग्य ये होता है आगे चल करके जी। कि आपकी बैलेंस शीट पे दिखता है कि भैया 17 लाख का सिंकिंग फंड है। हाँ। 17 लाख का सिंकिंग फंड जिस सोसाइटी में बैलेंस शीट में होता है, जी। उसका जो क्लोजिंग बैलेंस है वो 1.5 लाख होता है। क्यों? तो ऐसे कैसे? क्योंकि आपने उस फंड को खाली पार्क वहां दिखाया है नहीं। अच्छा। वो फंड आपने पूरा यूज कर लिया रिपेयर में, इसमें उसमें, सर्विस चार्जेस में, सैलरीज में। तो लोग ये नहीं समझ पाते कि ये एक तरह से फ्रॉडुलेंट मीन्स है। हाँ हाँ। ये गलत तरीका है कि दिख रहा है कि इतना है सिंकिंग फंड, है तो गया कहाँ? मतलब आप मुझे बताइए जी। कि यदि किसी के बैंक में 1 लाख है हाँ तो 50 लाख का मालिक हो सकता है क्या? नहीं। सिंकिंग फंड इज सेविंग, तो हाँ। आपका सेविंग है। बैलेंस शीट बता रहा है कि भाई 15 लाख आपका सेविंग है, और बैंक बैलेंस कितना है? तो 1.5 लाख। तो ये 15 नहीं हो लाख आ गया। सकता। नहीं, वो यहां गया। बहुत बार होता है कि लोग गबन नहीं करते पैसे, जी। लेकिन आपको मेंटेनेंस हर साल जब बढ़ाना चाहिए, लोग बढ़ाने नहीं देते, मेंबर्स हंगामा कर देते हैं। बराबर। लेकिन मेंटेनेंस बढ़ाना जी। या मेंटेनेंस कम करना, ये विषय क्लियरली और प्योरली मैनेजिंग कमेटी उस सोसाइटी का डिसाइड करने का विषय है। जी। ये हम बोलते हैं ना, जी। एजीएम में उसको रख के आपको रेटिफाई करना वो है, आपको बताना है कि देखो ये है, हाँ। क्योंकि बैलेंस शीट आपके पास है, जी। एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, बिल्कुल। इनकम क्या आ रहा है, जी। आप बताओ कि भाई हमको इतना कम कर रहे हैं हम, या फिर अगले साल हम इतना बढ़ा रहे हैं क्योंकि ये नहीं पड़ रहा है। खर्चा बढ़ रहा है तो उसके लिए Yes. जो सोसाइटियां ऐसा नहीं करती और जो मेंबर्स ऐसा नहीं करने देते, जी। वो बेवकूफी इसलिए करते हैं क्योंकि चाहे आप यहाँ से खर्चा करो या वहां से खर्चा करो, खर्चा तो आप ही नहीं करना है। बाद में विवाद बनता है, इसी बात को बनता है। हाँ, और फिर जब रीडेवलपमेंट के जाना होता है तो सिंकिंग फंड होता नहीं है, फिर ढूंढते हैं कोई बिल्डर। अब कोई भी बिल्डर आएगा, रीडेवलप करेगा तो बिना कमाए नहीं करेगा। बराबर। अगर वहीं पे सिंकिंग फंड, एक बिल्डिंग की लाइफ होती 60 साल, बिल्कुल। 60 साल में जो सिंकिंग फंड, अच्छा दूसरा इसमें ये होता है कि सिंकिंग फंड का फॉर्मूला जैसे मैंने थोड़ी देर पहले बताया, जी। 0.25% ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। ओके। अब पहले तो अगर यहाँ 2400 रुपया रेडी कॉर्नर का रेट है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो उसको पकड़ते ही 900 रुपया है, और फिर उसमें भी और कट कर देते हैं। बराबर। तो आपने पहले से ही कैलकुलेट, यदि आप कानूनी प्रावधान के हिसाब से कैलकुलेट करें और वैसे चलें, तो 60 साल जो बिल्डिंग की उम्र होती है उसमें आप सेल्फ रीडेवलपमेंट के लिए जा सकते हो, ऐसा ये प्रोविजन। तो ये आपने जाना दर्शकों कि आपके मेंटेनेंस क्यों लिए जाते हैं, किस मद में खर्च होते हैं, कई फंड सारे जो होते हैं वो लिए जाते हैं, उसका उपयोग कैसे होता है, और विवाद का कारण क्यों बनता है, कैसे बनता है। हम आगे आपसे चर्चा करते रहेंगे। आप बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।